हेलो बच्चों, कैसे हो? 11th क्लास इंग्लिश मीडियम मैथमेटिकल टूल्स पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 वी हैव ऑलरेडी स्टडीड. टुडे वी स्टडी integration. What is the integration and types of the integration? Indefinite and definite integration. After the integration we study the graphics or the graphical representation. ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम किस तरह से करेंगे वो इसके बाद में हम स्टडी करेंगे. तो ये देखिए, स्टार्ट करते हैं आपका प्यारा सा क्यूट ब्यूटीफुल चैनल फिजिक्स वाले अमित गर्ग सर. मैं अमित गर्ग. स्टार्ट करते हैं. हेडिंग लगा लीजिए आप, इंटीग्रेशन. तो इंटीग्रेशन क्या चीज़ है? द अपोजिट प्रोसेस ऑफ द डिफरेंशिएशन. डिफरेंशिएशन का उल्टा प्रोसेस, द अपोजिट प्रोसेस ऑफ द डिफरेंशिएशन इज कॉल्ड इंटीग्रेशन. And what is the use of integration? Integration is used to find the sum of the infinite series. Integration is used to find the sum of the infinite series and the area of the symmetric curves. So we have the two types of the integration. First is indefinite integration, second is definite integration. यानी कि हमें कहाँ कहाँ तक सम करना है. बेसिक मीन ऑफ इंटीग्रेशन. इंटीग्रेशन का बेसिक मतलब क्या है? सम, यूनिटी, यानी कि इकट्ठा करके सबको लिखना या एडिशन करना. तो आप सोच रहे होंगे कि सर एडिशन तो बहुत आसान होता है, हमने छोटी क्लासों से ही पढ़ा हुआ है, एडिशन का आप क्या पढ़ाओगे? नहीं, ये वो एडिशन नहीं है, ये चेन कंटिन्यू एडिशन है. फॉर एग्जाम्पल यू हैव टू फाइंड आउट द नंबर्स बिटवीन 1 and 2. 1 और 2 के बीच में सारे नंबर्स का सम फाइंड आउट करना है आपको. सपोज करिए, देन यू कैन नॉट फाइंड आउट 1 प्लस 1.00001 प्लस 001. ऐसे ही लगातार हजारों लाखों नंबर्स इसके बीच में बनेंगे. उनका सम हमें कैसे फाइंड आउट करना है? तो उसके लिए हमें एक अलग से मैथमेटिक्स की जरूरत पड़ेगी. दैट मैथमेटिक्स ब्रांच इज कॉल्ड इंटीग्रेशन. हाउ कैन यू शो द इंटीग्रेशन? इंटीग्रेशन कैन बी रिटन एज, इस तरह का साइन आपको बनाना है, दैट इज वाई डी एक्स. वाई डी एक्स मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ वाई, इंटीग्रेशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x. y का इंटीग्रेशन करना है किसके रेस्पेक्ट में? x के रेस्पेक्ट में. जिसके रेस्पेक्ट में करना हो उसको क्या लिखा जाता है? dx. हियर y इज द फंक्शन ऑफ x. y किसका फंक्शन होगा? x का. सपोज करिए यू हैव टू फाइंड आउट द इंटीग्रेशन ऑफ v dt. इट मीन्स the integration of b with respect to t. t means time. तो v is the function of t. v किसका फंक्शन होना चाहिए? t का फंक्शन होना चाहिए. तो ये सिंबल हो गया इसका इंटीग्रेशन का, आप नोट कर लीजिए. अब हम बात करते हैं इंडेफिनेट इंटीग्रेशन की. इंडेफिनेट इंटीग्रेशन जब भी हम सॉल्व करेंगे तो उस कंडीशन में हम उसमें सॉल्व करने के बाद में एक प्लस सी यानी कांस्टेंट का यूज करेंगे. क्योंकि जब हम सम करते हैं तो हो सकता है इसे सम करने में कुछ छूट गया हो या रह गया हो, तो वहाँ पर हम एडिशन लगा देते हैं प्लस सी का. तो इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एक्स, सपोज करिए लेट इट इज एफ एक्स प्लस सी. यू कैन राइट एफ एक्स प्लस सी. एंड व्हाट इज द डेफिनेट इंटीग्रेशन? ये अभी हम बाद में पढ़ेंगे. सबसे पहले इंडेफिनेट इंटीग्रेशन तैयार करते हैं. इंडेफिनेट इंटीग्रेशन के लिए अब आपको कुछ फंक्शंस हैं, उन फंक्शंस के इंटीग्रेशन डायरेक्ट आपको लर्न करने हैं. जिस तरह से आपने डिफरेंशिएशन लर्न करे थे, सेम कंडीशन में आपको इंटीग्रेशन भी उनके सारे लर्न करते हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ इंटीग्रेशन ऑफ 0 dx. यू कैन राइट कांस्टेंट c. एंड क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता था? 0. और सिंपली यदि इंटीग्रेशन dx लिखा हो या 1 dx लिखा हो तो उस कंडीशन में क्या आ जाएगा? इसका x और प्लस क्या लगा देंगे? एक c एक्स्ट्रा में. नंबर 3, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx. यू कैन राइट x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट c. बट दिस फॉर्मूला इज नॉट वैलिड फॉर n इक्वल टू -1. -1 के लिए ये फॉर्मूला वैलिड नहीं होगा. इस पर क्वेश्चन देखते हैं जरा. क्वेश्चन देखिए लगा करके. फॉर एग्जाम्पल यू हैव टू फाइंड आउट एक्स स्क्वायर डी एक्स. यदि एक्स स्क्वायर डी एक्स, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन आपको फाइंड आउट करना है तो किस तरह से करोगे? एक्स टू द पावर 3 अपॉन 3
प्लस क्या लिख देंगे सी। तो कहने का मतलब है पावर में एक बढ़ा करके उसी का डिवाइड कर दिया जाएगा। पावर में हम क्या करेंगे बच्चों, एक बढ़ा देंगे और उसका डिवाइड हम कर देंगे उसी में। तो सीधा सीधा हमारे पास में क्या रिजल्ट आ जाएगा, x³ + c। अभी मान लीजिए कि हमें इस तरह का इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx। तो 1/x dx का इंटीग्रेशन x⁻⁻1 लिखेंगे। तो -1 लिखेंगे तो क्या आएगा, -1 + 1/-1 + 1 दैट विल बी x⁻0/0। इट इज इन्फिनिटी यानी नॉट डिफाइंड। तो हम इससे ये वाला सम नहीं करेंगे क्योंकि हमने पहले ही आपको कंडीशन लिखा दी है कि n डज नॉट इक्वल टू -1। n यहाँ पर -1 नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो उस कंडीशन में 1/x का जो इंटीग्रेशन दिया जाता है वो कितना दिया जाएगा, log e(x + c), क्योंकि log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x होता है। तो नोट कर लीजिए आप फटाफट से, जल्दी करिए। नोट कर लिए सारे बच्चों ने, ओके। अब देखिए मैं 1-2 एग्जाम्पल और बताता हूं इसके। सपोज करिए वी हैव टू फाइंड आउट द इंटीग्रेशन 1/x² dx। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 1/x² का इंटीग्रेशन, वेरी इंपॉर्टेंट टू अस। ये हमें 11th फिजिक्स 12th फिजिक्स में बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ती है इसकी। इसको हम क्या लिख सकते हैं, x⁻⁻2 dx, और वी कैन राइट x⁻2 + 1/-2 + 1 दैट विल बी x⁻1/-1, और वी कैन राइट -1/x प्लस कांस्टेंट c हम लगा सकते हैं। प्लस क्या लगा सकते हैं, कांस्टेंट c हम लगा सकते हैं। अभी मान लीजिए कि हमारे पास में √x का इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना हो तो फिर कैसे करेंगे हम, x⁻, इसको क्या बनाएंगे 1/2 dx। अब फॉर्मूला अपना वही लगा देंगे, x⁻1/2 + 1/1/2 + 1 प्लस कांस्टेंट c। ये हमारा आंसर आ जाएगा। अभी मान लीजिए कि हमको इस तरह से करना है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x dx। तो इसका कैसे करेंगे, सिंपल, x⁻ क्या लिख सकते हैं, -1/2 dx। भाई इसको आप ऊपर ले गए तो √x बना, बिल्कुल सेम ऐसे ही आ गया, लेकिन x की पावर कितनी आई, -1/2। तो अब इसमें फॉर्मूला आप यूज करिए तो कितना बनेगा, -1/2 + 1/-1/2 + 1 प्लस कांस्टेंट c। आ गया ना, हटा दें बच्चों, ओके। तो इस तरह से हम इसके क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। आप पॉज करके नोट करते रहना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब इसके बाद देखिए कि अब अलग से इंटीग्रेशन बता रहे हैं। नंबर 5, इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x dx। ये e⁻x ही रहेगा। नंबर 6, इंटीग्रेशन ऑफ a⁻x dx। यू कैन राइट a⁻x log EA + c। नंबर 7 इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx। sin x का क्या आ जाएगा बच्चों, -cos x + c। नंबर 8, इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx। cos x का आ जाएगा sin x + c। इंटीग्रेशन ऑफ sec² x, यू कैन राइट tan x dx, tan x प्लस कांस्टेंट c। नंबर 10, इंटीग्रेशन ऑफ cosec² x dx, यू कैन राइट -cot x + c। तो डिफरेंशिएशन के जस्ट अपोजिट प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन के ये फॉर्मूलेज मैंने आपको लिखा दिए हैं। बाकी जो बच्चों ने मैथमेटिक्स ली हुई है उनको कई सारे फॉर्मूले अभी और लिखने पड़ेंगे, लेकिन हमारे फिजिक्स में इनसे काम हमारा हो जाएगा। हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है 1 2 3 4 5, ये 5 फॉर्मूलेज की हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है। तो जिन बच्चों ने बायोलॉजी ले रखी हैं वो इन 5 को बहुत अच्छी तरह से कर लेंगे। अब ये देखिए रूल्स, जिस तरह से डिफरेंशिएशन के रूल्स थे उसी तरह से इंटीग्रेशन के रूल्स की बात करें तो रूल नंबर 1, सपोज करिए कि हमें इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना हो kf(x) dx का, यानी कि कोई कांस्टेंट यदि इंटीग्रेशन के मल्टीप्लाई में दिया हो तो कांस्टेंट को आगे रख लीजिए,
इंटीग्रेशन किसका करना है आपको? केवल फंक्शन का करना है। इंटीग्रेशन किसका करना है? फंक्शन का। सपोज करिए कि यू हैव टू फाइंड आउट द इंटीग्रेशन 3x² dx, आपको 3x² का इंटीग्रेशन करना है। देन यू राइट 3x² का इंटीग्रेशन x³ / 3 प्लस क्या लगा देंगे आप? कांस्टेंट c, 3 से 3 कैंसिल कर दीजिए, x³ + c। अभी मान लीजिए कि आपको इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है। सपोज करिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बता रहे हैं इंटीग्रेशन ऑफ gmm/r² dr का, इसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है अपॉन dr। तो gmm इज कांस्टेंट, इसको बाहर ले लेंगे। gmm कांस्टेंट है फिजिक्स का ये, और dr/r²। तो r² का इंटीग्रेशन हमने आपको अभी थोड़ी देर पहले करके बताया था। इसका इंटीग्रेशन कितना आता है? -1/r प्लस कांस्टेंट c, तो -gmm/r प्लस कांस्टेंट c, ये हमारा आंसर यहाँ पर आ जाएगा। अब रूल नंबर 2 देखते हैं। ये नोट हो गया सभी का? हटा दिया जाए। हट जाओ भाई मेरे, हट गया, हट जा। रूल नंबर 2, यदि एडिशन और सब्ट्रैक्शन दिया हो फंक्शंस का, फॉर एग्जांपल y = fx ± gx दिया हो, तो सेम रूल एज इन डिफरेंशिएशन, अलग अलग फंक्शंस का इंटीग्रेशन करेंगे। तो अलग अलग फंक्शंस का इंटीग्रेशन कर देंगे। इंटीग्रेशन ऑफ fx dx ± इंटीग्रेशन ऑफ gx dx, दोनों का सेपरेटली इंटीग्रेशन हो जाएगा, कहीं कोई टेंशन की बात नहीं। सपोज करिए यू हैव टू फाइंड आउट द इंटीग्रेशन ऑफ 3x² + 2x + 1, इसका हमें इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है। तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? 3x² का अलग इंटीग्रेशन करेंगे dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, सबका हमने अलग अलग इंटीग्रेशन ले लिया। अब इसका इंटीग्रेशन के लिए 3 कितना होगा बच्चों? x³ / 3 प्लस 2 अलग, x का कितना होगा? x⁴ 1 + 1/2, और 1 का कितना बताया था आपको? x प्लस क्या लगा देंगे आप? कांस्टेंट c। तो ओवरऑल सॉल्व होके x³ + x² + x + c, ये हमारा आंसर आ जाएगा। नोट इट डाउन, नोट करिए फटाफट से। रूल नंबर 3, यदि मल्टीप्लाई में दिया, रूल नंबर 3, यदि मल्टीप्लिकेशन में दिया, सपोज y = fx × gx, 2 फंक्शंस हैं। सपोज दिस इज फर्स्ट फंक्शन, सेकंड फंक्शन, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होगा इंटीग्रेशन का, इंटीग्रेशन i = फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस ddx ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, और जो रिजल्ट आएगा उस पूरे का होल इंटीग्रेशन, उस पूरे का क्या करना है आपको? होल इंटीग्रेशन। दोबारा से सुनिए, फर्स्ट फंक्शन सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन, और पूरे का जो रिजल्ट आएगा उसका दोबारा से इंटीग्रेशन करना है। तो अच्छी तरह से इस फॉर्मूले को आप लोग ध्यान रखना। अब इस पर क्वेश्चन करने से पहले यहाँ फर्स्ट और सेकंड को भी लेट करना पड़ेगा। फर्स्ट सेकंड को लेट किया जाता ILATE के अकॉर्डिंग, ILATE के अकॉर्डिंग। I फॉर इनवर्स फंक्शन, इनवर्स फंक्शन कौन से होते हैं? फॉर एग्जांपल sin इनवर्स x, cos इनवर्स x, tan इनवर्स x। L लॉगरिथम फंक्शन, लॉग वाले फंक्शन हो। A एलजेब्रा दिया हो, एलजेब्रा। T ट्रिग्नोमेट्री दिया हो। E एक्सपोनेंशियल फंक्शन दिया हो। एक्सपोनेंशियल फंक्शन जानते हैं आप? e⁻x, e⁻x एंड सो ऑन। ट्रिग्नोमेट्री तो सभी को पता है, एलजेब्रा सभी जानते हैं। एक्स वेरिएबल्स आते हो, लॉग जिसमें लॉग लिखा हो, इनवर्स जिसमें साइन इनवर्स लिखा हो। तो आइलेट में जो पहले आएगा वो तो फर्स्ट फंक्शन होगा,
जो बाद में आएगा वो सेकंड फंक्शन होगा। सपोज करिए कि आई एल दिए हूँ, तो आई को तो हम फर्स्ट मानेंगे और एल को हम सेकंड मानेंगे। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है इसमें, हालांकि फिजिक्स में ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है आप लोगों को, तो फिर भी बाई चांस आ जाता है, तो उस कंडीशन में ज़रा देखते हैं हम। देखिए आप सपोज करिए क्वेश्चन देख रहे हैं कि वी हैव टू फाइंड आउट इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर साइन एक्स डी एक्स। इसका हमें इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है, एक्स स्क्वायर साइन एक्स। देन हाउ कैन वी फाइंड आउट द इंटीग्रेशन? एक्स स्क्वायर इज द अलजेब्रा, साइन एक्स इज द ट्रिग्नोमेट्री। तो ऑलरेडी ये फर्स्ट सेकंड लिखे हुए हैं, तो ये तो फर्स्ट आ गया और ये सेकंड आ गया। फॉर्मूला क्या लगाएंगे? फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स माइनस डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, ओवरऑल इस पूरे फंक्शन का इंटीग्रेशन dx, ओवरऑल इस पूरे फंक्शन का इंटीग्रेशन। देन एक्स स्क्वायर साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, माइनस you can write minus minus plus, so we can write x cos x dx. Again we have here two function, let it is first और it is second। दोबारा से एप्लीकेशन लगेगी, माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, एक्स का डिफरेंशिएशन 1, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स, ओवरऑल जो पूरी वैल्यू जाएगी उसका दोबारा से इंटीग्रेशन, उसका क्या करेंगे? दोबारा से इंटीग्रेशन। देन वैल्यू इज एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस एक्स कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स। देन यू कैन राइट माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस एक्स साइन एक्स एंड माइनस माइनस प्लस कॉस एक्स प्लस कांस्टेंट सी। इस तरह से आप इंटीग्रेशन करेंगे। तो थोड़ा सा मैंने बड़ा कर दिया, इसको और छोटा करके आपको बताते हैं। मान लीजिए कि दूसरा ये दिया हो, ये नोट हो गया होगा सभी का। अभी एक इजी सा करवाते हैं आपसे। सपोज करिए कि इस तरह से आपने फाइंड आउट करना हो इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। यू हैव टू फाइंड आउट दिस इंटीग्रेशन। हाउ कैन यू फाइंड आउट? तो भिड़ते ही लगाना मत, मल्टीप्लाई रूल, पहले इसको सॉल्व कर लेना। ये सॉल्व करने वाला है, तो सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं? इसको सॉल्व कर सकते हैं। एलजेब्रा है, एलजेब्रा दिया है, 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स क्या होगा? 1 माइनस एक्स स्क्वायर और इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब क्या बन गया दोबारा से? ए माइनस बी ए प्लस बी। तो हम क्या लिख सकते हैं? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 माइनस एक्स टू द पावर 4। अब 1 का इंटीग्रेशन अलग अलग कर लीजिए, 1 डी एक्स माइनस एक्स टू द पावर 4 डी एक्स। 1 का इंटीग्रेशन एक्स टू द पावर 4 का एक्स टू द पावर 5/5 प्लस कांस्टेंट सी। इस तरह से हम इंटीग्रेशन को यूज करेंगे। चलिए रूल नंबर 4 ये रेज कर दे, हटा दें, सारा नोट हो गया सभी का। If there is linear function inside the function, rule number 4, if there is a linear function given to you, for example y equal to f ax plus b, if linear function is given to you, तो आपने क्या करना है कि इसका इंटीग्रेशन के लिए i इक्वल टू, फर्स्ट यू फाइंड द इंटीग्रेशन f ax प्लस b, देन डिफरेंशिएशन ऑफ ax प्लस b। इस तरह से लिखिए, ऐसे सही पड़ेगा। इंटीग्रेशन ऑफ एफ ए एक्स प्लस बी डिवाइड बाई डिफरेंशिएशन ऑफ ए एक्स प्लस बी। ये देखिए पूरा लिख दिया मैंने। पहले तो आप उस फंक्शन का इंटीग्रेशन निकालिए,
फिर उसके जो अंदर फंक्शन दे रखा है, लेकिन लीनियर होना चाहिए बेटा, ये ध्यान रखना आप लोग, ax प्लस बी होना चाहिए, यानी 3x 5x 4x इस तरह से आ सकता है, बस एक्स स्क्वायर वगैरह नहीं आ जानी तो नहीं होगा फिर वो। तो उसके डिफ्रेंशिएशन का डिवाइड कर दीजिए, जैसे कि हमने डिफ्रेंशिएशन में किया था ना, मल्टीप्लाई कर देते थे, ऐसे ही मान लो कि हमारे पास में ये गिवन हो sin 3x, इसका हमें इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है। सपोज करिए ये क्वेश्चन दिया है, इंटीग्रेशन ऑफ दिस फाइंड आउट करना है, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, साइन का होता है माइनस कॉस 3x लिख दिया। अब 3x का डिफ्रेंशिएशन 3, तो 3 का हम क्या कर देंगे डिवाइड, प्लस लगा देंगे कांस्टेंट c, प्लस क्या लगा देंगे कांस्टेंट c। सपोज करिए कि मान लीजिए अगला क्वेश्चन इस तरह से दिया हो, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर 3x प्लस 2, ये हमें इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना, तो e टू द पावर x का e टू द पावर x ही रहता है, देन वी कैन राइट e टू द पावर 3x प्लस 2। अब 3x प्लस 2 का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है 3 का डिवाइड कर दीजिए। तो इसमें शॉर्ट ट्रिक और आ जाती है, यदि किसी बच्चे को नहीं आए तो आप तो इंटीग्रेशन कर देना, और जो कॉफिशिएंट लिखा हो ना बस उसका डिवाइड कर देना, जो कॉफिशिएंट लिखा हो बच्चों उसका क्या करना है आपको डिवाइड करना है बस, और कुछ भी नहीं करना, बहुत आसान है। मान लीजिए कि इस तरह से दिया हो a sin wt प्लस a cos wt, इसका आपने इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना, तो a sin का पहले कर लीजिए sin wt dt प्लस a cos wt dt। अब a ओमेगा t दे रखा है तो ओमेगा का डिवाइड लगा दीजिए, साइन का कितना होता है माइनस कॉस, ऐसे इसमें ओमेगा अंदर है, ओमेगा का डिवाइड लगा दीजिए, कॉस का कितना होता है साइन, आ गया आंसर। तो आपको ज़्यादा हेडेक लेने की जरूरत नहीं है। इफ लीनियर इक्वेशन इज गिवन टू यू, देन लीनियर इक्वेशन यदि है तो उस कंडीशन में उसका जो कॉफिशिएंट है इंटीग्रेशन करने के बाद में उस कॉफिशिएंट का क्या करना है आपको डिवाइड लगाना है, एक ही चीज दिमाग में ध्यान रखनी है। ओके दैट्स क्लियर, इरेज कर दूं, ठीक। रूल नंबर 4 आपका ये हो गया, यहाँ पर आकर के हमने इरेज भी कर दिया। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन। नंबर 2 पर आते हैं, व्हाट इज द डेफिनेट इंटीग्रेशन। डेफिनेट इंटीग्रेशन, this integration is used to find the sum of the infinite series and find the area of symmetric curve। आप लोग नोट कर लीजिए, this integration is used to find the sum of the infinite series and area of the symmetric curves, area of the symmetric curves। इसमें होगा क्या, लिमिट्स आर गिवन टू यू, फॉर एग्जाम्पल a टू b y dx फाइंड आउट करना। सपोज करिए कि इसका इंटीग्रेशन आया fx, अब लिमिट आपको अप्लाइड करनी है a टू b, यहाँ पर a क्या होगा b क्या होगा, यदि फंक्शन x में तो ये x की वैल्यूज होंगी, x इक्वल टू a, यू कैन राइट दिस लोअर लिमिट, इसको हम क्या बोलेंगे लोअर लिमिट, और x इक्वल टू b अपर लिमिट, दिस इज कॉल्ड अपर लिमिट। वन इज लोअर लिमिट एंड सेकंड इज अपर लिमिट। एक तो लोअर लिमिट बन गई और दूसरी क्या बनी आपकी अपर लिमिट। आंसर क्या लिखा जाएगा, अपर लिमिट पर वैल्यू कितनी आ रही है फंक्शन की वो निकालिए, माइनस लोअर लिमिट पर क्या वैल्यू आ रही है फंक्शन की वो निकालिए, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसको हम कहते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन। फॉर एग्जाम्पल सपोज करिए कि यू हैव टू फाइंड आउट इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 3x स्क्वायर dx। हमें ये कोई सम दिया हुआ है, इसमें हमें फाइंड आउट करना है 0 to 1 इंटीग्रेशन दिया 3x स्क्वायर dx। तो सबसे पहले 3 कांस्टेंट है, आउटसाइड रहेगा, x स्क्वायर का इंटीग्रेशन x क्यूब बाई 3, लिमिट अप्लाइड कर देंगे 0 to 1, 3 से 3 कैंसिल कर दीजिए, x क्यूब बनेगा, लिमिट आपकी अप्लाइड हो जाएगी 0 to 1। अब लिमिट अप्लाइड करिए 1 to the power 3 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 0,
आंसर विल बी 1। आंसर कितना आ जाएगा 1। सीधे सीधे आप 1 आंसर निकाल दोगे। नोट कर लीजिए फटाफट से। नोट कर लिया? ओके, एक और सम करके देखते हैं जरा। सपोज करिए कि वी हैव टू फाइंड आउट इंटीग्रेशन 0 to 1 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 dx। इसका हमें इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है। हाउ कैन वी फाइंड आउट द इंटीग्रेशन? अलग अलग इंटीग्रेशन लेकर के लिमिट भी अलग अलग अप्लाइड कर देना है। या पूरे का इंटीग्रेशन निकाल दो, बाद में लिमिट अप्लाई कर सकते हो, आपकी जैसे इच्छा हो वैसे कर सकते हैं, लेकिन अलग अलग करिए तो आंसर इजी लगता है थोड़ा सा सॉल्व करने में। इसका अलग कर लीजिए, 2x का अलग इंटीग्रेशन कर लीजिए और 4 पर अलग लिमिट लगा करके 4 का अलग इंटीग्रेशन कर लीजिए। ये आएगा 3x³ 3 लिमिट 0 to 1, ये 2x² 2 लिमिट 0 to 1 और दिस इज 4x लिमिट 0 to 1। 3 से 3 कैंसिल कर दीजिए, x³ 0 to 1 x² 0 to 1 x 0 to 1। अब ये 1 - 0 बचेगा, ये भी 1 - 0 और ये भी हमारा कितना आएगा 1 - 0। तो ओवरऑल आंसर कितना आ जाएगा 3। ओवरऑल आंसर कितना आ जाएगा 3। अब देखते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इंटीग्रेशन। अगला हेडिंग आप लगाइए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल मीन ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का ग्राफिकल मतलब क्या होता है देखते हैं, बड़ा आसान है। ये देखिए, सपोज वी हैव ए फंक्शन y इक्वल टू fx और यदि हम y और x में ग्राफ प्लॉट करें तो लेट वी हैव ए ग्राफ, सिमेट्रिक ग्राफ इज ऑब्टेन इन y एंड x। लेट ये ग्राफ आपका आ रहा है मान लीजिए, तो इस ग्राफ के अंदर यू हैव टू फाइंड आउट फ्रॉम x इक्वल टू x1 टू x इक्वल टू x2 व्हाट इज द टोटल एरिया ऑफ दिस ग्राफ। इसका एरिया फाइंड आउट करना। तो एरिया ऑफ द ग्राफ कैन बी डिटरमाइंड बाय द इंटीग्रेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का सीधा सीधा सा मतलब क्या हुआ, द एरिया ऑफ द ग्राफ कैन बी डिटरमाइंड बाय द इंटीग्रेशन। कैसे, ये देखिए, लेट बी टेक द ए स्ट्रिप ऑफ थिकनेस dx, वी टेक ए स्ट्रिप ऑफ थिकनेस dx। एक छोटी सी पतली सी स्ट्रिप ले लेते हैं और उस स्ट्रिप की सब जगह पर हाइट कितनी लेट कर ली, y हाइट लेट कर ली और इसकी जो विड्थ आ गई वो कितनी आ गई dx। लेट दिस स्ट्रिप का नेम दे दिया ABCD। तो एरिया ऑफ दिस स्ट्रिप, एरिया ऑफ ABCD स्ट्रिप्स, एरिया ऑफ दिस स्ट्रिप इज इक्वल टू क्या आएगा L इंटू बी। फॉर्मूला यही होता है, दैट मीन्स y इंटू dx। एरिया ऑफ दिस स्ट्रिप इज y इंटू dx। अब इस तरह के इसमें हजारों लाखों स्ट्रिप्स आप बना सकते हैं, छोटी 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 छोटी। उन्हीं स्ट्रिप्स से जब उनको ऐड कर देंगे तो एरिया निकल करके आ जाएगा पूरे का। तो इस पूरे का एरिया हम निकालने के लिए इस तरह की हजारों स्ट्रिप्स को ऐड करना पड़ेगा, लाखों स्ट्रिप्स को ऐड करना पड़ेगा। तो एरिया ऑफ द कर्व, एरिया ऑफ कर्व कैन बी रिटन एज इंटीग्रेशन ऑफ y dx फ्रॉम x1 टू x2। इंटीग्रेशन ऑफ y dx फ्रॉम x1 to x2. So it is the graphical representation of the integration. It means the area of a curve can be determined by the integration, or we can write that the area of the curve is equal to the integration of the curve. Area of the curve is equal to integration of the curve. Area of the curve is equal to integration of the curve. अब यूज ऑफ इंटीग्रेशन इन फिजिक्स, यूज ऑफ
इंटीग्रेशन इन फिजिक्स, फिजिक्स में इसका यूज कहाँ कहाँ होगा, यहीं से यूज हो रहा है सारा। ये देखिए फॉर एग्जाम्पल वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, सपोज वी हैव ए वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिवन है हमारे पास में, ये मान लीजिए वेलोसिटी और ये मान लिया टाइम ग्राफ, वेलोसिटी लगातार इसकी कांस्टेंट है, देन यू कैन फाइंड आउट द एरिया फ्रॉम 0 to t, दिस इज योर t, दिस एरिया, so area of VT curve, area of VT curve you can write V dt from 0 to t, V dt from 0 to t, and this will be distance or displacement, इसी को हम क्या बोल देंगे, distance और displacement। so distance और डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to t v dt। इट मीन्स द एरिया ऑफ द वीटी कर्व इज रिप्रेजेंट बाय द डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल। तो ये देखिए आ गया क्या नहीं, तो इंटीग्रेशन क्या शो कर रहा है, यदि हमें किसी कर्व का एरिया फाइंड आउट करना हो और वो एरिया दो फिजिकल क्वांटिटीज से तीसरी फिजिकल क्वांटिटीज बन जाती है, तो शो हो गई क्या नहीं, यहाँ पर डिस्टेंस क्या होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम, या डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, वेलोसिटी इनटू टाइम। तो हम कैसे निकालें डिस्प्लेसमेंट को, एरिया निकाल दीजिए, एरिया निकालना नहीं आ रहा है तो हम क्या कर देंगे, उसका इंटीग्रेशन कर देंगे। अब ऐसी प्रेशर वॉल्यूम कर्व दिया हो मान लीजिए हमें, तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, वर्क के। सपोज करिए वी हैव ए ग्राफ बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम कर्व, we have given PV curve like this we have given PV curve like this, V1 to V2, then area of this PV curve कैसे फाइंड आउट करेंगे, एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ PdV, जैसे YDX किया था ऐसे क्या आ जाएगा PdV, एंड PdV को हम क्या बोलते हैं, वर्क, क्या बोलते हैं फिजिक्स में, वर्क। तो वर्क W इज इक्वल टू V1 to V2 PdV। तो ये सारा हम थर्मोडायनेमिक्स के अंदर पढ़ेंगे, ये पार्टिकल डायनेमिक्स के अंदर पढ़ेंगे। तो इस तरह से ही हमें इंटीग्रेशन की बहुत सख्त ज़रूरत पड़ने वाली है, अच्छी तरह से आपको ध्यान रखना है। अब ये देखिए क्वेश्चन करके देखते हैं, ये हटा दें, इरेज कर दें, पूरा नोट कर लिया सभी ने, ओके। पॉज करके नोट करते जाना बेटा, घबराने की ज़रूरत नहीं है, सीधे सीधे आ जाएगा। इसमें तो वीडियो में ये आसानी होती है कि हम उस जगह से पॉज करके आसानी से नोट कर लें। अभी मान लीजिए कि हमें फोर्स दिया हुआ है F इक्वल टू माइनस के एक्स, फोर्स F इक्वल टू माइनस के एक्स, और इस फोर्स का ग्राफ आ रहा है। तो यू फाइंड आउट द वर्क डन, वर्क डन फाइंड आउट करना है फ्रॉम x इक्वल टू 0 to 2 मीटर, 0 to 2 मीटर के लिए। तो वर्क डन का फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ x1 x2 0 to 2 f dx। क्या फॉर्मूला होता है, f dx। जो वर्क आता है वो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के एरिया के बराबर होगा। यदि ग्राफ हम प्लॉट करें तो देन वी कैन राइट 0 to 2, f की वैल्यू माइनस के एक्स लिख सकते हैं dx। अब इंटीग्रेशन कर लीजिए, माइनस के कांस्टेंट है, x का इंटीग्रेशन कितना होगा, x²/2, लिमिट अप्लाई कर देंगे आप 0 to 2, आगे आंसर हमारा। अब लिमिट अप्लाई करोगे तो -k/2 आगे लिख लीजिए, x का x² माइनस 0, सॉरी 2² माइनस 0, लिमिट 2 है तो 2² माइनस 0। इस तरह से हम आंसर इसके निकाल सकते हैं। तो फिजिक्स में हमें ऐसे ही बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है। अब सपोज करिए कि अभी हमारे 12th क्लास में बहुत ज़रूरत पड़ती है हमें। सपोज करिए कि वी हैव टू फाइंड आउट द वर्क
इंटीग्रेशन फ्रॉम इन्फिनिटी टू आर जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर डी आर, ये फाइंड आउट करना है हमें इसका इंटीग्रेशन। तो इसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट करने के लिए जी एम एम कॉन्स्टेंट है, आउटसाइड लिख लेंगे बेटा इसको, इन्फिनिटी से आर तक, डी आर अपॉन आर स्क्वायर, डी आर अपॉन आर स्क्वायर। अब 1 अपॉन आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन आपको कितना बताया था, -1 अपॉन आर, तो जी एम एम ये इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, -1 अपॉन आर, इन्फिनिटी टू आर, माइनस को आगे लिख लीजिए तो माइनस जी एम एम 1 अपॉन आर -1 अपॉन इन्फिनिटी, 1 अपॉन इन्फिनिटी कितना होता है 0, तो माइनस जी एम एम अपॉन आर, ये वर्क डन आ गया। तो इस तरह से हम फिजिक्स के अंदर बहुत सारे सम हमारे ऐसे हैं जिनको हमें इंटीग्रेशन से ही सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि यदि हमको इंटीग्रेशन नहीं आता है तो उस कंडीशन में हमारा कुछ भी नहीं हो सकता है। इसीलिए मैंने आपको मैथमेटिकल टूल्स के हिसाब से इंटीग्रेशन सबसे पहले बता रहा हूँ। तो ओवरऑल हम सारे के सारे सम इसी तरह से कर सकते हैं, ठीक है जी। अब यहाँ पर आकर के हमारा इंटीग्रेशन हो जाता है कंप्लीट। आप एक बार इसको नोट कर लीजिए, फिर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन चालू कर रहा हूं मैं। हो गया सभी का नोट? चलिए अब हम स्टार्ट कर रहे हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। हमारा अगला हेडिंग लगाइए, इंटीग्रेशन यहाँ पर आकर के कंप्लीट हो जाता है। अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ेंगे हम। हेडिंग लगा लो आप, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, इसमें सबसे पहले आते हैं हम पॉइंट ग्राफ। नंबर 1 पॉइंट ग्राफ। पॉइंट ग्राफ यानी पॉइंट को शो करना आप लोगों ने 9th क्लास के अंदर अच्छी तरह पढ़ लिया, फिर भी हम एक बार आपको बता रहे हैं। ये देखिए, इसको हम क्वाड्रेंट बोलते हैं। ये होता है आपका फर्स्ट क्वाड, सेकंड क्वाड, ये थर्ड क्वाड और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। कोऑर्डिनेट यानी पॉइंट को हम इस तरह से लिखते हैं x, y। यदि 2 डायमेंशनल है तो P कोई पॉइंट है। ऐसे ही मान लीजिए कि यदि 3 डायमेंशनल है तो आपको क्या लिखा जाएगा, x, y, z। अब 2 डायमेंशनल में यदि फर्स्ट क्वाड में है तो दोनों प्लस प्लस के लिखे जाएंगे, x, y। सेकंड क्वाड्रेंट में ये वैल्यू x की होती है, ये y की होती है। ये कैसे लिखे जाते हैं, x माइनस का हो जाएगा, y प्लस का रहेगा। थर्ड में दोनों माइनस के होंगे आपके, इस तरह से लिखो इनको, माइनस कोमा प्लस, और इसको भी ऐसे प्लस कोमा प्लस, जिससे सही रहेगा। और इसमें दोनों ही माइनस के हो जाएंगे, वो सॉरी x तो प्लस का रहेगा, y माइनस का हो जाएगा। तो ये कोऑर्डिनेट बन गया। अब आपको शो करना है कि शो द कोऑर्डिनेट P32, 3,2 को शो करना। तो 3,2 हम जानते हैं कि x पॉजिटिव y पॉजिटिव, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में शो करना है। दूसरी बात, 11th-12th स्टैंडर्ड पर आपको ओरिजिनल ग्राफ पेपर नहीं मिलेगा, आपको नोटबुक में ही ग्राफ सादा रफली बनाना पड़ता है। बट उस रफ बनाने का मतलब ये नहीं कि हम अपना कॉन्सेप्ट भूल जाएं। तो ये देखिए कि कॉन्सेप्ट में आपको क्या ध्यान रखना है, अप्रोक्सीमेट आपका ग्राफ सही होना चाहिए, अप्रोक्सीमेशन में। अब जैसे कि 3,2 शो करना हमें, और कोई बच्चा 3,2 को यहाँ पर शो करता है, किसी बच्चे ने 3,2 यहाँ शो किया, तो इनमें से किसका सही माना जाएगा? आपको चेक करना पड़ेगा कि यदि हम 1, 2, 3 यहाँ रखते हैं तो 1, 2 इधर बनेगा, यानी कि ये पॉइंट हमारा आएगा ऐसे, तो ये सही है, ये गलत है। तो इसलिए अंदाज़ा सही होना चाहिए, जितना उस एक्सिस की वैल्यू दी है उस पर आगे उतना ही चलेंगे आप अपने मन में या अंदाज से। और y पर 2 पॉइंट दिए तो 2 लिखेंगे, x पर यहाँ 3 है तो उल्टा सीधा मत कर देना। कहने का मतलब ये
कि गलत जगह शो मत कर देना, क्योंकि ग्राफ पेपर आपको नहीं मिलता है। तो इस तरह से हम पॉइंट ग्राफ को शो करेंगे। अब लाइन ग्राफ की बात करते हैं नंबर 2 पर। हम इसको इरेज करते हैं, नोट कर लिया सभी बच्चों ने, ठीक। नंबर 2 पर आ जाइए, लाइन ग्राफ। लाइन ग्राफ बहुत सारे बनते हैं आपके। सबसे पहला है, ए नंबर डाल देते हैं, कांस्टेंट लाइन। कांस्टेंट लाइन बनानी। कांस्टेंट लाइन कब बनेगी? जब x इक्वल टू प्लस माइनस ए हो या y इक्वल टू प्लस माइनस बी दिया हो, तो कांस्टेंट लाइन बनेगी। यदि x इक्वल टू प्लस माइनस ए की लाइन बनानी है तो किस तरह से बनेगी? y एक्सिस के पैरेलल। ये लाइन कौन सी होगी? पैरेलल टू y एक्सिस। और ये लाइन बनेगी पैरेलल टू x एक्सिस। पैरेलल टू y एक्सिस एंड दिस इज पैरेलल टू x एक्सिस। फॉर एग्जाम्पल दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस। x इक्वल टू प्लस ए इधर होगा, तो ये पैरेलल लाइन आपकी हो जाएगी x इक्वल टू ए की, पैरेलल टू y एक्सिस। y एक्सिस के कैसी जा रही है? पैरेलल जा रही है। अब इसी तरह से ये लाइन आपकी हो जाएगी x इक्वल टू माइनस ए, पैरेलल टू y एक्सिस। नंबर 1 और ये नंबर 2। अभी मान लो आपको बनानी है y इक्वल टू वी, तो y इक्वल टू वी लाइन आप कैसे बनाओगे? y इक्वल टू वी नहीं होगा, तो ये पैरेलल टू x एक्सिस, दिस लाइन इज योर y इक्वल टू वी। अब y इक्वल टू आप माइनस बी बनाना चाहते हो, सपोज माइनस बी इज हियर, देन दिस विल बी y इक्वल टू माइनस बी। ये आ गया आपका y इक्वल टू माइनस बी। तो एक तो पॉजिटिव और एक ऐसे, तो हमें ध्यान रखना होगा। अब देखिए फिजिक्स में एक्स वाई तो आते नहीं है, फिजिक्स में क्या आती हैं? फिजिकल क्वांटिटीज। तो फिजिकल क्वांटिटीज के ग्राफ कैसे बनेंगे? सर आप तो हमें केवल एक्स वाई के लिए समझा रहे हो। देखते हैं, देखिए कैसे बनेगा। ये ए है, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, आप लोग नोट कर लीजिए फटाफट से। कर लिया सभी ने? ओके। तो कांस्टेंट लाइन फिजिक्स में कैसे बनेगी हम आपको सिखा रहे हैं अभी। सपोज करिए कि आपको दिया गया क्वेश्चन, डिस्टेंस ऑफ अ पार्टिकल एस इक्वल टू 3 मीटर, देन ड्रॉ एस टी कर्व। ये टी इज द टाइम, एस टी कर्व ड्रॉ करना। तो कैसे बनाओगे? ये देखो, जिसके बीच में ग्राफ प्लॉट करना हो उसमें पहला देखिए कौन सा है और दूसरा देखिए कौन सा है। पहला आपको गिवन है s और दूसरा गिवन है t। वो देगा बाकायदा कि s और t के बीच में या t और s के बीच में जो पहला दिया हो उसको तो आप मानेंगे y एक्सिस, जो दूसरा दिया हो उसको x एक्सिस लेट करेंगे। क्या करेंगे? x एक्सिस। अब जो क्वेश्चन है उसको लिखेंगे और जो क्वेश्चन में s लिखा है उसकी जगह क्या कर लेंगे हम? y। यानी कि ये ग्राफ जो बनेगा हमारा वो y इक्वल टू 3 का बनेगा, यानी y इक्वल टू b का बनेगा। और y इक्वल टू b का ग्राफ हम कैसे बनाते थे? इस तरह से हम y इक्वल टू b का ग्राफ बनाते थे। y की जगह यहाँ क्या लिख देंगे? s लिख देंगे, और x की जगह यहाँ क्या लिख देंगे? t लिख देंगे। ये ग्राफ बन गया। बट फिजिक्स के अंदर हमें ट्रुथ का ध्यान रखना पड़ता है, सही ग्राफ बनना चाहिए, क्योंकि फिजिक्स में फिजिकल क्वांटिटी है, वैसे नहीं है मैथ। तो डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होती ना, टाइम नेगेटिव होता है। तो नेगेटिव पार्ट को हम क्या करेंगे? इरेज कर देंगे यहाँ से, यानी नेगेटिव में ग्राफ नहीं चलेगा। तो हमारा ग्राफ क्या आ जाएगा यहाँ पर? 0 से ये स्ट्रेट लाइन। तो ये क्या हो गया? s इक्वल टू 3 मीटर। इस तरह से हम फिजिक्स के अंदर ग्राफ्स को बनाएंगे कांस्टेंट लाइन के। कोई सा भी कांस्टेंट दिया हो जो डिपेंड नहीं कर रहा हो तो आपको कैसी बनेगी? कांस्टेंट लाइन बना देंगे। ओके। अब देखिए नंबर 2, ये नोट कर लिया सभी ने? हटा रहे इसको। सेकंड फॉर्म देखिए लाइन की। यदि नंबर बी हमें इस तरह की फॉर्मेशन दी हो, y प्रोपोर्शनल टू x और
y प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स दिया हो, और यू कैन राइट y इक्वल टू एम एक्स और y इक्वल टू माइनस एम एक्स। तो ये लाइन जो होती है, द लाइन विच पास थ्रू द ओरिजिन, लाइन पास थ्रू ओरिजिन, ये लाइन कहां से पास होगी? पहली बात तो ओरिजिन से। अब y इक्वल टू एक्स है या y इक्वल टू एम एक्स है, तो फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट से पास होगी, यानी कि सीधी इस तरह से। आप बना करके देख सकते हैं 9th-10th क्लास के हिसाब से। जैसे y की वैल्यू रखते जाओगे वैसे ही x की वैल्यू बढ़ती चली जाएंगी। तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ आ गया y इक्वल टू एम एक्स। अब यदि हमें माइनस एम एक्स का बनाना है तो ये सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में बनेगा। ये आ जाएगा y इक्वल टू माइनस एम एक्स, y इक्वल टू माइनस एम एक्स। फॉर एग्जाम्पल अब हम फिजिक्स में देखते हैं। सपोज करिए कि हमारे को क्वेश्चन दिया गया है, एक पार्टिकल का डिस्टेंस s बराबर 3t मीटर है, देन ड्रॉ एस टी कर्व, s और t के बीच में कर्व ड्रॉ करना है, देन ड्रॉ द एस टी कर्व। मैंने आपको बताया था जो पहले लिखा हो उसको y, बाद में लिखा हो उसको x। अब क्वेश्चन में जाके लिखेंगे s की जगह y 3x, तो कैसा ग्राफ बनेगा? y इक्वल टू 3x का, और y इक्वल टू 3x का ग्राफ अभी अभी सिखाया आपको। इस तरह की स्ट्रेट लाइन आएगी जो कि फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट से होकर के जाएगी, फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट से होकर के जाएगी। यहाँ एस एक्सिस लिखना है, यहाँ पर टाइम एक्सिस लिखना है आपको। लेकिन सत्यता का ध्यान रखना पड़ेगा, ट्रुथ का। सत्य क्या है? तो सत्य ये है कि टाइम नेगेटिव नहीं होता, तो टाइम नेगेटिव से हटा देंगे सारी बातें। तो ग्राफ एस और टी के बीच में कैसा आ गया हमारा? 0 से स्टार्ट होने वाली स्ट्रेट लाइन। तो इस तरह से हम ग्राफ को बना करके आएंगे। अभी मान लीजिए कि हमें इस तरह से दिया होता क्वेश्चन, ये दिया होता कि फोर्स F इक्वल टू माइनस के एक्स, देन प्लॉट एफ एक्स कर्व, एफ और एक्स के बीच में ग्राफ प्लॉट करके बताना, तो भी हमारा वही काम रहता। इसको y और ये x है, ये आपको y लेट करेंगे x, आप क्वेश्चन में रखेंगे फोर्स की जगह y, तो y इक्वल टू कितना आ गया? माइनस के एक्स, यानी कि माइनस एम एक्स वाला ग्राफ बनना है, तो माइनस एम एक्स वाला ग्राफ बना देंगे। माइनस एम एक्स वाला ग्राफ ये होगा फोर्स, और दूसरा ये डिस्टेंस x, एक जाएगा इधर नेगेटिव में। ये ग्राफ हमारा ये हो गया। अब ये तो दोनों में ही चल जाती है वैल्यू, तो दोनों में चल जाएगा ग्राफ हमारा, नहीं तो एक तरफ ग्राफ बनाएंगे। तो इस तरह से हमें सॉल्व करना है। तो सीधा सीधा सा फंडामेंटल यही है बेटा कि आसानी से सॉल्व करिए विदाउट एनी टेंशन। नंबर सी लाइन, ये मैं अरेंज कर दूं, पूरा हटा रहा हूं मैं। अब सी टाइप्स लाइन का पढ़ेंगे। सी टाइप्स में बहुत तरह की लाइन्स आ जाएंगी हमारी। इन पार्ट सी में देखिए, यदि इस तरह से दिया हो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, अब ये 4 तरह की हो सकती है, एम एक्स प्लस सी, एम एक्स माइनस सी, प्लस माइनस एम एक्स सी, प्लस माइनस वाई सी, तो 4 लाइन्स बन सकती हैं। ऐसे ही यदि ये रूप दिया हो जनरल फॉर्म ए एक्स प्लस वी वाई प्लस सी, इसमें भी 4 लाइन बन सकती हैं हमारी। ये भी कैसी लाइन बन सकती हैं? 4 लाइन बन सकती हैं। या इंटरसेप्ट फॉर्म दियो x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1, तो इसमें भी हमारी 4 लाइन्स बन सकती हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इस तरह की जब फॉर्मेशन दी हो, जनरल फॉर्मेशन, इंटरसेप्ट फॉर्मेशन, या ये इंटरसेप्ट फॉर्मेशन, जनरल फॉर्मेशन, और ये आ गई आपकी, तो इस कंडीशन में हमें क्या करना है कि 10th वाला रूल फॉलो करना है। 10th क्लास के अंदर हम लाइन ड्रॉ करने के लिए x की वैल्यूज पुट करते थे तो y की वैल्यूज आती चली जाएंगी, लेकिन हम सारी वैल्यूज पुट नहीं करेंगे। हम केवल 2 चीज़ें करेंगे। नंबर 1, पुट x इक्वल टू 0, फाइंड y1। सपोज करिए कि एक कोऑर्डिनेट आ गया आप पर 0 y1, ओके। देन नंबर 2 में हम लिखेंगे पुट y इक्वल टू 0 या y1 इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 मान, फाइंड x1।
x1 निकाल लिया हमने, तो ये एक कोऑर्डिनेट आ गया x1 0। तो दोनों एक्सिसों के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे बच्चों, उन दोनों कोऑर्डिनेट को मिलाने वाली लाइन खींच दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं करके बता रहा हूँ, जैसे कि हमें दिया हो 3y माइनस 2x इज इक्वल टू 6, ये दिया है सपोज करिए, और इसका ग्राफ हमें प्लॉट करना है। तो सबसे पहले हमने क्या बताया था, x इक्वल टू 0 रखो। x इक्वल टू 0 रखोगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी इसमें, 3y इक्वल टू 6, देन y इक्वल टू 6/3 और y इक्वल टू 2। तो पहला कोऑर्डिनेट कितना आ गया, 0 2। अब हम रखेंगे इसमें y इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2x इक्वल टू 6 और x इक्वल टू -3। तो हम यहाँ वैल्यू क्या रख लेंगे, -3 0। तो अब हम यहाँ पर ग्राफ बनाए इसका, तो ग्राफ बनाने के लिए हम सबसे पहले एक्सिस बना लेंगे और इन पॉइंट्स को शो कर लेंगे। 0 2 पॉइंट्स कहाँ होगा, वाई एक्सिस पर, इस पॉइंट पर 0 2। -3 0 कहाँ पर होगा, थोड़ा सा आगे, इससे ज़्यादा लेना हमें, -3 0। अब इन दोनों को मिलाने वाली एक लाइन ड्रॉ कर देंगे इस तरह से। तो ये हमारी लाइन आ गई कौन सी, 3y - 2x इक्वल टू 6। अब ये देखिए फिजिक्स में हमारी ऐसी इक्वेशंस बहुत सारी होती हैं, तो फिजिक्स के लिए फॉर एग्जांपल हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ही ले लें, v इक्वल टू u प्लस at दिया है और आपसे कहा गया है कि प्लॉट v वर्सेस t, v और t में ग्राफ प्लॉट करके बताइए। तो हमने क्या कहा था आपसे, पहले जो लिखा है उसको y एक्सिस, दूसरे को जो लिखा है वो x एक्सिस, यानी कि y इक्वल टू हम लिख सकते हैं u प्लस ax, यानी कि फॉर्मूला बना y इक्वल टू ax प्लस u, यानी ये किससे मैच कर रहा है, mx प्लस c से। तो ग्राफ आएगा ऐसी स्ट्रेट लाइन आएगी इंटरसेप्ट वाली। अब हमें पता चल गया, अब हम क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट लगाएंगे अपना, पुट x इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों, u। x इक्वल टू 0 रखने पर y इक्वल टू कितना आ गया, u। अब क्या करेंगे हम, पुट y इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, -u/a। दोनों कोऑर्डिनेट आ गए हमारे, इन दोनों कोऑर्डिनेटों को हम शो कर लेंगे। ये हटा दे, नोट कर लिया सभी ने, इरेज कर दे बच्चों, कर रहा हूं मैं, इरेज नारी नाते। अब ये देखिए कि ये हमारा यहाँ पर आकर के v एक्सेस मान लिया, ये टाइम एक्सेस हो गया आपका 0u, 0u यहाँ पर बनेगा, ये पॉइंट 0u, ये पॉइंट -u/a, 0। तो लाइन ये वाली बनेगी हमारी इस तरह से, ये लाइन बन गई, क्लियर। बट फिजिक्स में वही कॉन्सेप्ट, टाइम नेगेटिव नहीं लेना, तो नेगेटिव वाला पार्ट हम क्या करेंगे, हटा देंगे। तो नेगेटिव वाले पार्ट को आप पहले उसको बनाना, स्टॉप करके इसको पॉज करके और पहले वाले ग्राफ को बनाना, फिर अलग से शो करना टाइम इज नॉट नेगेटिव। तो ग्राफ ये आ गया हमारा, तो इस तरह से ग्राफ आता है v और t में। ये आ गया u, इनिशियल वेलोसिटी, यानी कि पार्टिकल के पास में इनिशियल वेलोसिटी है पहले से, तो इतनी वेलोसिटी तो है उसकी, भले ही टाइम 0 इतना तो चल रहा है, फिर उसके बाद में वो कैसे चल रहा है, टाइम के हिसाब से बढ़ती हुई चली जा रही है उसकी स्पीड। तो ये होते हैं लाइन ग्राफ। अब हम बात करते हैं पैराबोलिक ग्राफ की, ये हटा दिया जाए, सब सीख गए सारे बच्चे, ओके। मैं इरेज कर रहा हूं इसको, आप पॉज करके नोट कर लेना, फिर इरेज करना। पैराबोलिक ग्राफ, पैराबोलिक ग्राफ, पैराबोलिक ग्राफ। तो ये देखिए पैराबोलिक ग्राफ हमारे 4 टाइप्स के बनते हैं। सबसे पहला नंबर है y² इक्वल टू 4ax, या फिर ऐसे दिया हो y² प्रोपोर्शनल टू x।
तो उस कंडीशन में जो पैराबोला बनेगा वो सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस। ये पैराबोला की स्ट्रक्चर होती है ऐसे बच्चों, एक्स, ये वाई एक्सिस, सिमेट्रिक अबाउट पॉजिटिव एक्स एक्सिस, यानी कि इसका जो मुंह है वो कहाँ खुलेगा, राइट साइड में, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, सिमेट्रिक अबाउट पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अच्छी तरह ध्यान रखना आप लोग, हाँ भूल मत जाना। नंबर 2, यदि पैराबोला इस तरह से दिया हो -4x और यू कैन राइट वाई स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू -x, तो ये जो पैराबोला बनेगा आपका वो बनेगा सिमेट्रिक अबाउट नेगेटिव एक्स एक्सिस, सिमेट्रिक अबाउट -x एक्सिस, इधर की तरफ -x एक्सिस की तरफ। अब यदि मान लीजिए नंबर सी की बात करें, यदि एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay दिया हो और हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू वाई, तो पैराबोला हमारा कैसा बनेगा, सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। ये पैराबोला होगा सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस, एक्स -x, y -y। नंबर 4, यदि हमें दिया हो, नंबर 4 इधर लिख रहे हैं, नंबर 4 एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay और एक्स स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू -y, इस तरह का पैराबोला गिवन हो, देन वी कैन राइट लाइक दिस, सिमेट्रिक अबाउट नेगेटिव वाई एक्सिस। कहाँ पर बनेगा, नेगेटिव वाई एक्सिस की सिमेट्री में, इस तरह से y -y x माइनस। नोट करिए आप 4 पैराबोलाज को फटाफट से जल्दी। कर लिया सभी बच्चों ने, ओके, इरेज कर दें। चलिए अब मैं आपको इसका फिजिक्स में यूज बताता हूँ। मैथमेटिक्स के अंदर तो डायरेक्ट इसी तरह की इक्वेशन होगी। मान लीजिए कि आपको एक इक्वेशन दी जाती है, डिस्टेंस s इज डिपेंड ऑन 3t स्क्वायर, डिस्टेंस s 3t स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। प्लॉट, आपको प्लॉट करना है st कर्व, st कर्व बनाना चाहते हो आप, तो कैसे बनाओगे, वो एक ही कॉन्सेप्ट याद रखो यार आप, s और t में खींचना है ग्राफ, तो s को y एक्सिस मान लो ना और टाइम को x एक्सिस, उल्टा मत कर देना। हाँ, जो पहले लिखा हो उसी को y लेट करना। अब क्वेश्चन में y रख दीजिए और इसको x रख दीजिए, तो क्वेश्चन निकल आएगा। y इक्वल टू आ गया 3x स्क्वायर, यानी ये कौन सा ग्राफ है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई अपॉन 3, या एक्स स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू वाई। कौन सा ग्राफ है ये, एक्स स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू वाई। कौन सा ग्राफ था, ग्राफ नंबर 3, सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। कहाँ पर बनना है, सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस, वाई एक्सिस की सिमेट्री में बनेगा। तो वाई एक्सिस की सिमेट्री में हम बनाते हैं, तो ये देखिए कि वाई एक्सिस की सिमेट्री में ये हमारा ग्राफ यहाँ पर हमने इस तरह से बना दिया और हमें पहले से ही पता है ये बन गया। अब हमने इस पर तो लिखा टाइम एक्सिस t और इस पर लिखा डिस्टेंस एक्सिस s। अब हमें ट्रुथ का ध्यान रखना है। ट्रुथ ये कहता है कि ये ग्राफ नेगेटिव में नहीं बनता है, टाइम नेगेटिव नहीं होगा ना डिस्टेंस नेगेटिव होगी, तो हम नेगेटिव पार्ट को हटा देंगे, यानी कि सीधा सीधा सा ग्राफ हमारा क्या होगा, इस तरह से बनेगा। अब यदि देखिए डिस्प्लेसमेंट टाइम के हिसाब से डिक्रीज होता चला जा रहा है, तो उस कंडीशन में ये ग्राफ उल्टा ही बन जाएगा इस तरह की शेप का। तो बड़ा आसान हुआ कि नहीं। तो पैराबोला को हम आसानी से बना सकते हैं, बहुत आसान है फिजिक्स में इसको सॉल्व करना। अगला ग्राफ देखिए, हाइपरबोलिक और डिक्रीजिंग ग्राफ। हाइपरबोलिक और डिक्रीजिंग ग्राफ,
यदि डिक्रीज हो रहा हो, फॉर एग्जाम्पल आपको y प्रोपोर्शनल टू 1/x⁴ दिया हो, इसमें कुछ भी आ सकता है, जैसे y = k/x आ सकता है, y = k/x² आ सकता है, कुछ भी आए, कितने भी पावर आए, सबका ग्राफ सेम बनेगा, स्लोप का अंतर हो जाएगा बस अलग अलग। तो y और x में ग्राफ हम बनाएंगे, डिक्रीजिंग ऑर्डर ग्राफ होगा इस तरह से। एक्सपोनेंशियल का बनता है ना, एक्सपोनेंशियल ग्राफ भी हम ऐसे ही बनाते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी बनेगा, थर्ड में भी बनेगा। फिजिक्स में इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये देखिए कैसे, फिजिक्स में मान लीजिए क्वेश्चन आता है कि F = G(m(m) या m1m2/r², F वर्सेस R, प्लॉट F वर्सेस R, F और R में ग्राफ प्लॉट करी, तो ये तो कांस्टेंट हो गया, G(m1m2), तो F प्रोपोर्शनल टू कितना आएगा 1/r²। F को y एक्सिस लेट करिए, R को x एक्सिस, तो y प्रोपोर्शनल टू क्या बन गया 1/x²। तो ग्राफ कैसा बनेगा, डिक्रीजिंग ग्राफ बन जाएगा बच्चों। हो गया ना आसान। तो हमें ग्राफ की स्ट्रक्चर पहले से याद होना चाहिए, तो फिजिक्स के ग्राफ हम आसानी से बना करके आ सकते हैं। हम मान लीजिए कि एनर्जी का दिया होता 1/r के प्रोपोर्शनल होता तो भी ऐसा होगा, पोटेंशियल का दिया जाए आपको v = 1/r, तो वो भी वैसे ही आ जाएगा। तो सीधे सीधे हम इस तरह से ग्राफ को आसानी से बना पाएंगे। अब नेक्स्ट हम लिखते हैं इलिप्स, सर्कुलर, सर्किल का ग्राफ या सर्किल की इक्वेशन क्या होती है। सर्किल होता है x² y² = a², जब सेंटर a हो, तो ये तो आपका ऐसे बनेगा जिसका सेंटर E है। ये ग्राफ इस तरह से बन जाएगा। अब इलिप्स में x² / a² + y² / b² = 1। तो इलिप्स में आपको बनाना है इस तरह से, ये बन गया इलिप्स, एक मेजर एक्सिस हो गई और दूसरी माइनस एक्सिस, a0, दिस इज 0b, ये इलिप्स का हो गया, एक सर्किल और दूसरा इलिप्स। तो ऐसे ही ग्राफ बनाने। अब है ट्रिग्नोमेट्री के ग्राफ, साइन कॉस टेन, तो वो SHM में जरूरत पड़ेगी हमें, तो अभी तो बहुत टाइम है, उस हिसाब से अपन वहाँ पर सारा कर लेंगे। तो अभी ये फिलहाल काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स पढ़ने के लिए आपको यहाँ तक बहुत ज़रूरत थी मैथमेटिकल टूल्स की, तो बच्चों आसानी से करते रहिए इनको। और मेरे ये चारों वीडियो, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट अच्छी तरह से पढ़िए, उसके बाद आपको काइनेमेटिक्स समझ में आएगी। ओके, बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू।